इससे पहले 2 एग्जाम्पल बताए थे। ये कंडक्टिंग रिंग है और इसमें बी जो है इंक्रीजिंग है। बी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो करंट का डायरेक्शन इसमें लूप में क्या होगा? इसमें बी है इनवर्ड, एक्सटर्नल बी फील्ड जो है वो इनवर्ड है, तो इंड्यूस्ड बी फील्ड किधर होगा? करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा जो इसका अपोज करेगा, मतलब इसका अपोज का मतलब है जो आउटवर्ड होगा। तो करंट का कौन सा डायरेक्शन देने से बी फील्ड आउटवर्ड होगा? एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बी फील्ड आउटवर्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये बताइए, यहाँ पे कंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यही एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी ये इंड्यूस्ड ही करंट है, और ये जो होगा इंड्यूस्ड, ये आउटवर्ड होगा। ये बढ़ रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है, घटाएगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट 4 में लिखिए, अगर बी फील्ड टाइम के साथ घट रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ताकि बी फील्ड घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी बढ़ेगा। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए। इसका भी डायरेक्शन, तो इनवर्ड होने के लिए क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे आई का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, और बी जो होगा इंड्यूस्ड बी फील्ड जो होगा वो उसका डायरेक्शन, तो नेट बी फील्ड जो होगा, नेट बी फील्ड जो होगा यहाँ पे वो बी एक्सटर्नल प्लस, दोनों का सिंपली दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला क्यों बढ़ने हुआ? लेंज लॉ कहता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें अगर कोई लूप को रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, और करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा जिसके चलते वो अपीयर हो रहा है उसी का वो अपोज करेगा। तो यहाँ पे इसमें बी फील्ड यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, हाँ बी फील्ड क्रॉस है, इनवर्ड है, और ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। अगर बढ़ रहा है तो उसका भी अपोज करेगा, तो घटाना चाहेगा, और यहाँ घट रहा है तो ये बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ेगा कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा, तो सब्सट्रैक्शन होगा। हाँ हाँ, नोट कर लिए। अब देखिए,
बी फील्ड जो है ये 0 है, ये x है। बी फील्ड ये है, मतलब बी फील्ड x के साथ क्या है, बढ़ रहा है। और ये कॉइल जो है ये मूव कर रहा है टू द राइट, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से टू द राइट। अब इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। नहीं, आप इस बाउंड्री तक ही रहिए। तो इधर बी फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, या बी फील्ड बढ़ेगा, एरिया तो कांस्टेंट है तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब है बी फील्ड बढ़ेगा। तो इसमें करंट जो होगा इस तरह से होगा, जो वो फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा। तो एरिया तो कांस्टेंट है तो फ्लक्स बी फील्ड का अपोज करेगा। अभी बी फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड है, तो अपोज करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। और एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो उसके चलते इंड्यूस्ड जो होगा बी फील्ड वो आउटवर्ड होगा। इनवर्ड बी फील्ड बढ़ रहा है तो करंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसके चलते जो बी फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। हाँ, तो नेट बी फील्ड घट जाएगा। नेट बी फील्ड कितना हो जाएगा, नेट बी फील्ड हो जाएगा बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड, ताकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्या हुआ प्रगति का, नहीं समझ में आया, बोलो। फिर 15 मिनट के बाद कंफ्यूजन होगा तुमको, ये बात हमको पता है। कंफ्यूजन से तुम्हारा रिश्ता पक्का है। ये तब तक सोचते रहती है जब तक कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ये मैग्नेट जो है फॉल फ्रीली है, और ये जो है सीयू रिंग है, कॉपर रिंग है मान लीजिए। तो लिखिएगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। अरे टिके रहो, अभी हुआ भी नहीं तब तक एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप व्हेन magnet above the plane of the coil and below the plane of the coil, and इसका जो एक्सेलरेशन होगा a less than g, a equal to g, third a greater than g, fourth g greater than a। दोनों केस के लिए है, अबव एंड बिलो के केस में, दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा।
फर्स्ट केस नहीं है, ऑप्शन है बेटा ये। एक्सेलरेशन जो है मैग्नेट का, एक्सेलरेशन जो मैग्नेट का है वो जी से कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, ये है बता रहा है। पहले करंट बताइए। हाँ, जब ऊपर, अगर ऊपर है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ को रिपेल करना चाहेगा ना, ये नजदीक आना चाह रहा है। यहाँ देखिए, ये नॉर्थ पोल नजदीक आना चाह रहा है, तो नॉर्थ पोल को चाहेगा ये दूर करना, तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा, तो म्यू का डायरेक्शन किधर हुआ? इधर हुआ। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो म्यू अगर अपवर्ड है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये नीचे आएगा तो ये है साउथ, ये है नॉर्थ। साउथ पोल दूर जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से मैग्नेट डेवलप होगा जो साउथ पोल को क्या चाहेगा? वो अट्रैक्ट करना, तो यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ, तो इसके लिए म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। तो म्यू इसका मतलब है क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तभी म्यू। तो यहाँ पे आई का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा? इस केस में ताकि ये इसको रिटार्ड कर रहा है, नॉर्थ पोल इसको रोक रहा है, तो एक्सेलरेशन तो जी नहीं होगा, एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। और यहाँ पर भी ये इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा? जी से कम होगा। ये एग्जाम्पल 6 होगा ना? 7। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और यही जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल भी रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आर्बिट्ररी शेप का है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी से निकल रहा है। तीनों कॉइल में आप करंट का डायरेक्शन बताइए। हो गया? क्या हुआ फर्स्ट में? हाँ, अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को घटाने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज। यहाँ पे घट रहा है क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। आप जानते हो
जब हम लोग कंडक्टिंग वायर को रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो चार्ज भी फ्लो होता है। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। चार्ज जो फ्लो करता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जानते हैं? फैराडे सेकेंड लॉ, माइनस डी फाइव बी बाय डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, करंट कैसे लिखते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो गया -1 बाय आर डी फाइव बी बाय डी टी। आई को क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसको, ये जो है इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखो। ये डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया -1 बाय आर डेल्टा। अगर इधर डी बाय लिखेंगे तो इधर भी डी क्यू बाय डी टी लिख देंगे, एक ही बात होगा। डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी, ये है आर। तो डेल्टा टी कैंसिल आउट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप कितना हो जाएगा? ये डेल्टा फाइव बी का मैग्नीट्यूड बाय आर। चार्ज जो फ्लो करता है सर्किट से वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। Does not depend on time interval, does not depend on time interval as long as change in flux remains same. As long as change in flux remains same. एक क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर ए कॉइल, कंसीडर ए कॉइल ब्रैकेट में लिखिएगा एरिया कैपिटल ए, एरिया कैपिटल ए, रेजिस्टेंस कैपिटल आर and number of turns capital N, and number of turns capital N, bracket enclosed, held perpendicular to a uniform magnetic field, held perpendicular to uniform magnetic field B. The coil is now turned through 180 degree in time interval delta t. In time interval delta t, what is? फर्स्ट में लिखिएगा what is. फर्स्ट में लिखिएगा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ,
एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकेंड में लिखिए एवरेज इंड्यूस्ड करंट, एवरेज इंड्यूस्ड करंट। थर्ड में लिखिएगा टोटल चार्ज that flows through a given cross section of the coil. Total charge that flows through a given cross section of the coil. चलिए बनाइए आप लोग। अभी आपने देखा डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना था, डेल्टा फाई बाय टाइम से इंडिपेंडेंट। पहला का कितना है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर और ये बी फील्ड है और ये ऐसे है तो एरिया भी क्या होगा, ऐसे होगा। एरिया वेक्टर भी ये न, बी फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब इसको कितने डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है, 180। तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एरिया वेक्टर अब इधर हो जाएगा नहीं, और बी फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे फाई इनिशियल जो होगा वो एन बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा एन ए बी कॉस 0। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा एन ए बी कॉस 180। यहाँ पे बी फील्ड ये है, ये एंगल थीटा इक्वल टू 1 माइनस एन ए बी। तो चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस, तो ये हो जाएगा -2NA, चेंज इन फ्लक्स इतना हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे मैग्नीट्यूड होगा 2NAB। फर्स्ट में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई का मॉड बाय आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये हो जाएगा 2NAB, अरे डेल्टा टी ना, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है 2NAB। मैं आर लिख कहाँ से दे रहा हूं, ये फर्स्ट था ना। सेकंड में क्या है, करंट जो हो जाएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर, तो ये हो जाएगा 2NAB बाय आर डेल्टा। तीसरा क्या है, चार्ज,
तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, क्यू एन ए बी बाय आर डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल आउट, मतलब बी जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। बी क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये लिखेंगे फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the loop. Find the induced EMF in the loop. B टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बी फील्ड बढ़ेगा, मतलब बी इंक्रीजिंग है। बी क्या है? इंक्रीजिंग है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका मतलब है आप सर्किट में कहीं पे देखो, आप यहाँ पे एक सेल लगा सकते हो जिसका ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड, तब ना करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब देखो, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ध्यान दीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फिक्स्ड है, किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी किधर होगा? क्या हुआ? क्या बोल रहे? कहाँ? आप देखो, पहले समझने का कोशिश करो, उसके बाद क्या बोले। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, माइनस डी बाय डी टी। बी है इनवर्ड, एरिया को भी हम इनवर्ड ही ले रहे हैं। एरिया वेक्टर को हम क्या ले रहे हैं? एरिया वेक्टर को इनवर्ड चूज कर रहे हैं। तो बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो एरिया हम अपने मन मर्जी से चूज कर सकते हैं, इधर भी चूज कर सकते हैं, इधर भी चूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 0। एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया कितना हो जाएगा? माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी बी बाय डी टी। इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा, मतलब ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब बी फील्ड जो है, इंक्रीजिंग का मतलब देखो जरा सा समझना, ये क्रॉस, अगर हम ऐसा इमेजिन करें एक लूप होता, उसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता, तो बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? इनवर्ड होता। तो कहने का मतलब है ये बी फील्ड के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो उसका ये अपोज करेगा।
इंड्यूस्ड ईएमएफ निगेटिव है, इसीलिए जो डीवी बाई डी इंक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो यहां पॉजिटिव होता। तो लिखिएगा, नोट में लिखिए, इफ बी इंक्रीजेस, current is anti-clockwise direction, current is anti-clockwise direction, producing outward magnetic field, producing outward magnetic field. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, इफ बी डिक्रीजेस, current is in clockwise direction, current is in clockwise direction, producing inward magnetic field. मतलब निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो डीबी बाई डी टी इंक्रीजिंग है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव उसको घटाएगा। अगर डीबी बाई डी टी डिक्रीजिंग होगा तो ये यहाँ पे प्लस आएगा ताकि वो उसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिखिएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग the magnetic flux passing perpendicular to the plane of a coil passing perpendicular to the plane of the coil and directed into the paper is given by, and directed into the paper is given by phi equal to 5t square minus 11t minus 2 Weber। ये मिली वेबर में है। And t is in second, and t is in second। ये फिगर है, फर्स्ट में लिखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, set up in the loop, what is the magnitude of the EMF set up in the loop at t equal to 2 seconds? What is the magnitude of EMF? What is the magnitude of EMF set up in the loop at t equal to 2 seconds? सेकेंड में लिखिए, what is the direction of current through the resistance R? What is the direction of current through the resistor R, resistance R?
d∅dt कितना हो जाएगा 10t माइनस 11 इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 11 कितना हो गया -9, ये होगा मिली वेबर है। हाँ, और उसको वेबर पर सेकेंड क्या होता है, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ये तो 9 होगा। अब बचा यूनिट, मिली वेबर पर सेकेंड। वेबर पर सेकेंड क्या होता है, मैं यहां पे कहां रुक रहा हूं, आप काहे घबरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वेबर पर सेकेंड क्या होता है, वोल्ट। तो ऐसे बोलोगे ना, ऐसे लगता है जो एकदम एयर में निकलना चाहिए। हाँ, मिली वोल्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बी जो है क्या है, इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है। टाइम को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, पक्का, तो पक्का बढ़ेगा। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वैसे कितना आ रहा है, नेगेटिव ना, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये बी का डायरेक्शन है इनवर्ड, इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा जो वो चाहेगा उसको घटाने के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए टू बी। यहाँ पे जो फ्लक्स जो है d∅dt ये है 10t-11, ये पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है एट t इक्वल टू 2 पे, फ्लक्स बढ़ रहा है एट t इक्वल टू 2 पे। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ by changing area induced EMF by changing area. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म भी फील्ड है और ये इनवर्ड। आपका PQRS रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस L है। किसी इंस्टेंट
इस कॉइल का कितना पोर्शन अंदर है, x, तो v इक्वल टू क्या होगा, प्लस डी बाई डी एक्स की माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये पहले बताइए, प्लस या माइनस? minus क्यों होगा माइनस? ताकि टाइम के साथ x घट रहा है। अब देखिए, इस लूप में करंट का क्या डायरेक्शन होगा वो जरा देखें। जब कोई इसमें, जब ये लूप बाहर निकल रहा है, इसका मतलब फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। बी फील्ड अंदर है, इसमें ऐसा इस तरह से करंट अपियर होगा जो इसके चलते भी बी फील्ड इनसाइड हो, तभी बी फील्ड बढ़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब एक चीज और देखो, करंट का डायरेक्शन आपको पता चल गया। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर बी फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, आई एल क्रॉस बी। तो एल का डायरेक्शन ये हुआ और बी का डायरेक्शन इनवर्ड है। एल ये है और बी ये है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो इधर जाएगा, नहीं होगा। इधर लगेगा एक फोर्स एफ इक्वल टू एफ एम है, ये आई एल बी ये होगा। समझ में आया? अच्छा, इस पे एल का ये डायरेक्शन है, एल ये है और बी अंदर है, ये एल है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो किधर फोर्स लगेगा, ऊपर। तो जितना ऊपर ये लगेगा उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड नीचे लगेगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे तो इधर तो बी ही फील्ड जीरो है, तो फोर्स तो लगेगा नहीं, करंट है लेकिन बी ही फील्ड नहीं है। तो इस यहां से लेकर के बाहर, लूप के बाहर जो है जो भी सेक्शन है उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज निकलेगा कब, जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो कहने का मतलब है इस पे इधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके बराबर होगा, आई एल बी के बराबर होगा। तब नेट फोर्स जीरो हो गया। अब जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब ये हुआ, अगर ये फोर्स नहीं लगाना पड़ता तब तो फ्री फंड में इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता। फ्री फंड में तो कुछ नहीं मिलता है, आप वर्क करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं वर्क करोगे तो मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, जो किसी टाइम, अभी आप लोग नोट मत कीजिएगा, एकदम नोट मत कीजिएगा, फ्लक्स एट टाइम टी कितना होगा। बी का डायरेक्शन अंदर है, एरिया वेक्टर को भी हम अंदर ही ले रहे हैं। तो एरिया बी फील्ड के अंदर कितना एरिया है, एल ये है और एक्स ये है, तो ये हो जाएगा एल एक्स, ये होगा ये। और x को हम लिख सकते हैं भी, x को, अच्छा ठीक है, हाँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाइव बाय डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस बी एल, तो कांस्टेंट है, माइनस इधर रखिए,
और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी होगा। माइनस को x के साथ रखें, अब माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, v होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, VBL। अभी हम वो का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। अभी मत लिखिए, जब आपको इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो आप करंट निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, VBL बाय R। नहीं तो फ्लक्स निकाल लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिए, करंट निकाल लिए। अब देखेंगे ये कितना वर्क करता है या किस रेट से वर्क करता है, और किस रेट से सर्किट में, अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो I² होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट होगा। तो कितना वर्क करता है और किस रेट से हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिस रेट से अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है उसी रेट से अगर एनर्जी हमको मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ, कंजर्व हुआ। तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एंड मैथमेटिकली। समझ गए। अभी लिखिएगा, लैंग्वेज लिखिएगा। अभी नहीं लिखना है, अभी घबराइए मत, जब कहेंगे तब लिखिए। वो हम उसको लिख करके पॉकेट में ले जाने वाले नहीं हैं। जो चीज यहाँ का है वो यहीं रह जाएगा। देखिए, सपोज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, suppose a uniform magnetic field perpendicular to the plane of paper, and directed inwards, and is confined in the region, and is confined to the region PQRS. Consider a rectangular loop. ABCD of wire of width small l. Wire of width small l, one end of which is in uniform magnetic field. एक एंड मैग्नेटिक फील्ड में है, एक एंड बाहर है। Let the loop be moved to the right at a constant velocity v. As the conducting loop and magnetic field are relative motion, flux phi b of the magnetic field through the loop is changing with time.
through the loop is changing with time. लिखेंगे फ्लक्स फाई बी इनक्लोज बाय द लूप इज, अब लिखिए आप फ्लक्स फाई बी इनक्लोज बाय द लूप एट टाइम t is given by phi equal to b l into x. समझता को दिखाई, उसको दिखाई दे रहा है. The EMF induced in the loop is given by Faraday law. The EMF induced in the loop is given by Faraday law as, लिखो यहां से, induced EMF equal to minus d phi b by dt, यहां लिखिए, यहां BL भी, लिख लिए वहां तक. लिखेंगे let capital R be the resistance of the loop. Then the induced current in the loop is given by I equal to induced EMF by R, I equal to VBL by R. ठीक है, लिखेंगे the direction of current, the direction of induced current is given by Lentz's law and is clockwise direction in the above figure. किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा, समझ रहे हैं. फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसे होगा, जो वो उसका जो बी फील्ड होगा वो एक्सटर्नल बी फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो क्लॉकवाइज होगा. अब लिखेंगे द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप will causes force, यहां पे लिखते हैं F1, यहां पे लिखो F1, ये लिखो F2 और इसको लिखो F3. इधर तो F लगेगा नहीं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स या इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, लेकिन F2 F3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. The induced current in the loop will cause forces F1, F2 and F3 on the side AB, BC and DA of the conducting loop. DA of the conducting loop
note that on side BC and DA एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखे हैं जरा देखें। Note that the force on the side now. Note that the force on the side BC and AC BC and DA BC में ये बाहर इतना पोर्शन पे तो ऑलरेडी नहीं लग रहा है। cancel in pair inside the magnetic field. Cancel in pair inside the magnetic field. No magnetic force acts outside the magnetic field. No magnetic force acts outside the magnetic field. उसके बाद लिखेंगे the only force F1 acting on the loop opposite to the motion is given by F1 equal to I L B sin 90। L और B के बीच का एंगल 90 है, तो ये सिंपली होगा I L B। ठीक है, ये है अब the power spent by या the rate at which source works, ये भी कर सकते हो, पावर हो जाएगा। और तुम लिख सकते हो the rate at which work is done by the external agent। The rate at which work is done by external agent, एक ही चीज है दोनों। The rate at which work is done by external agent, rate at, हाँ इसका मतलब पावर हुआ,
ये एक्सटर्नल पावर है। In moving the loop from magnetic field with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity. तो पावर क्या होता है? F एक्सटर्नल डॉट भी, पावर इक्वल टू होता है F डॉट भी, पावर इक्वल टू in moving the loop from magnetic field with constant velocity v. तो F और V सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा F एक्सटर्नल V cos 0, cos 0 1 होता है। तो F एक्सटर्नल कितना निकाले हैं? F एक्सटर्नल उसका मैग्नीट्यूड ILB भी, I कितना है? VBL बाय R, और ये भी हो गया VBL, तो ये कितना हो गया? BA स्क्वायर BA स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ये इक्वेशन A हुआ। इस रेट से एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब बाहर करने में इतना एनर्जी जो है पर सेकंड खर्च हो रहा है। अब लिखिए पीजे, पीजे क्या है? The rate at which joule heat produced per second the rate at which joule heat produced per second in the loop due to flow of current, due to flow of current is given by, तो पावर क्या होता है? I स्क्वायर R, I स्क्वायर, पावर का 3 फॉर्मूला होता है, VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R। तो I स्क्वायर R, I हमारा निकला हुआ है, तो I का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, R कैंसिल हो गया, तो PJ इक्वल टू कितना हो गया? V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर R। तो जिस रेट से आप एनर्जी पर सेकंड खर्च कर रहे हो, उसी रेट से आपको जूल हीट पर सेकंड मिल रहा है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी कंजर्व हुआ कि नहीं? नहीं। अगर 1 सेकंड में आपने वर्क 2 जूल किया और यहाँ पे 1 सेकंड में 2 जूल आपको हीट मिल रहा है, तो एनर्जी इज कंजर्व। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, from equation A and B, we will observe that power spent in moving the loop
power spent in moving the loop out of the magnetic field is equal to the power dissipated as heat due to current in the loop. That is the law of conservation of energy. Holds and Lenge's law in accordance with the law of conservation of energy. The Lenge's law is in accordance with the law of conservation of energy. यहीं पे समापन होगा। धन्यवाद।